नादरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है वीडियो पूरी देखें। ये स्टोरी हकीकत पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनायत ने अपने बड़े बेटे को बैरून मुल्क भेज दिया और छोटा बेटा सफदर मजदूरी करता और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर जा लगा तो पोतों ने अपना हिस्सा मांगा कि अब्बा का इलाज करवाना है। तो इनायत ने सारी जायदाद बड़े बेटे के नाम कर दी तो पोतों ने लोगों से भीख मांगना शुरू कर दी। और जब इनायत को पता चला तो उसने पोतों को मार मार कर इनकी चमड़ी उतार दी और इनकी माँ बच्चों को बचाने लगी तो उसके कपड़े फट गए कि अचानक इनायत के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब बाहर से हजूम, फ़हमीदा बेगम, वो जो तुम्हारे पास रखा हुआ आखिरी सोने का सेट है वो मुझे ला के दो। इनायत की हुक्म भरी आवाज़ पर फ़हमीदा ने चौंक कर इनकी जानिब देखा जो हाथ बढ़ाकर खड़े हुए थे। वो जानती थी इनायत से सवाल जवाब करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए खामोशी से सोने का सेट लाकर इनके साथ में रख दिया। इनायत साहब सेट लेकर घर से बाहर चले गए और इस शाम में जब वापस आए तो इनके चेहरे पर बड़ी अनोखी सी चमक थी। सब घर वाले दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे। जब इनायत साहब ने खाने के फ़ौरन बाद जेब से एक ब्राउन कलर का लिफाफा निकाला। ये लो बेटा मंजर, तुमने मुझसे कुछ रकम का कहा था ना, वो रकम तुम्हारे लिए ले आया हूँ। अब तुम्हारे बैरून मुल्क जाने का बंदोबस्त हो गया है। इनायत साहब ने प्यार से अपने साथ बैठे बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा। वो जो खाना खा रहा था अचानक चौंक कर बाप को देखने लगा। अरे शुक्रिया अबू, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान में तो नौकरी मिलना नामुमकिन ही हो गया है। मेरा दोस्त बाहर के मुल्क गया है, बस अब मुझे भी वहीं जाना है ताकि मैं डॉलर कमा सकूं। मंदर ने लिफाफा हाथ में पकड़ा और पैसे गिनने लगा। साथ बैठी इसकी बीवी जो इनायत साहब की सगी भतीजी थी खुश होकर शौहर के हाथों में नोटों को देखने लगी। इसे अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा था, मगर दस्तरखान की दूसरी जानिब बैठे सफदर का चेहरा तारीक हो चुका था। वो जानता था मंजर नौकरी क्यों नहीं करता। इसे कई नौकरियों को पेशकश आई थी, मगर वो हर नौकरी में कीड़े निकालकर इसे नज़रअंदाज कर देता, क्योंकि इसे ऐसी नौकरी चाहिए थी जो सुबह 11 बजे शुरू हो और शाम 4 बजे ख़त्म हो जाए। इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता था। सफदर की बीवी ने एक ज़ख्मी निगाह अपने शौहर पर डाली। कर्ज़े के बोझ तले दबे होने की वजह से वो अक्सर अपनी ख्वाहिशों को मारते रहते थे। सफदर ने एक शिकायती निगाह बाप की तरफ डाली, मगर वो सफदर की जानिब मुतवज्जा होता तो उसे देखता। इनायत तो सारी उम्र अपने बड़े बेटे को देखता रहा जो शक्ल सूरत में बिल्कुल इनकी कापी था। सफदर शक्ल सूरत में कमतर था, रंग भी सांवला और बदकिस्मती से इसकी शादी भी फ़हमीदा बेगम के ख़ानदान में हो गई थी। 100 इनायत साहब की लिस्ट में से तो कब का वो निकल गया था। बहू खाने के बर्तन समेट रही थी जब फ़हमीदा बेगम अंदर कमरे में इनायत के पास चली गई। ये आपने क्या किया? वो आखिरी सोने का सेट बचा था, इसे बेचकर मंजर को रकम दे दी। अगर आपने बच्चों का कुछ सोचना है तो सफदर का भी कुछ सोचें। ना तो उसे आला तालीम दिलवाई है और ना ही इसे कारोबार जमाने में इसकी मदद करते हैं। वो भी बेचारा दिन रात मजदूरी करता है और मजदूरी की वजह से इसकी सेहत घोल घोल कर ख़त्म हो रही है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके आखिर इसने इनको पालना भी है। फ़हमीदा बेगम की आवाज़ में शिकवा था। इनायत साहब अचानक गुस्से से मुड़े। मुझे समझाने की कोशिश मत करो कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं किया। सफदर नालायक है, इसको जितना भी पैसा दिया वो सब डुबो देगा, मगर मंजर काबिल है और मुझे इस पर फ़ख्र है। वो जल्दी डॉलर कमाकर हमें बड़ी रकमें भेजा करेगा और अपनी बीवी बच्चों को सेट कर लेगा। बेगम खामोश होकर रह गई। बरसों से वो इनायत साहब की गैर मुनसिफाना तकसीम पर इनसे लड़ती आई थी, मगर अब तो वो तंग आ चुकी थी। वो मुझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली। सामने ही दीवार के साथ टेक लगाया सफदर किसी गहरी सोच में गुम था। फ़हमीदा बेगम का दिल कट कर रह गया। इन्हें अपना ये बेटा बहुत प्यारा था, वो बहुत साबिर था और सारी ज़िंदगी बाप का गला रवैया खामोशी से सहता आया था। क्या बात है सफदर, इतने चुपचाप क्यों हो? फ़हमीदा बेगम सफदर के पास जाकर बैठी तो सफदर ने सर उठाया। इसकी आंखों में आंसू थे। अम्मी अब्बू मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं पिछले कई दिनों से इनसे पैसे मांग रहा था ताकि मैं अपनी एक दुकान डाल सकूं। मजदूरी से हासिल होने वाले पैसों से तो हमारे खर्चे ही पूरे नहीं होते। बच्चों को स्कूल लगवाना है, मगर मैं क्या करूं?
कोई समझ नहीं आता। अब्बू के पास पैसे थे तो कुछ मुझे दे देते, कुछ मंजर भाई को, मगर उन्होंने तो मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। सफदर सिसक उठा, मगर चूंकि मर्द था तो इसने खुद पर कंट्रोल कर लिया और आंसू रोकने की कोशिश करने लगा। फहमीदा बेगम खामोश सी होकर रह गई। वो इसे क्या बताती कि इनायत साहब को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सफदर माँ के साथ बैठा था जब अचानक अंदर से इनायत साहब बाहर निकले। इन्हें कोई काम था। सफदर और फहमीदा बेगम को साथ बैठा देखकर वो चौंके। अचानक ही उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हें दूध का गिलास लाने के लिए कहा था। इस सफदर को तो सिवाय रोने धोने के और कोई काम नहीं, औरत बनता जा रहा है और तुम भी इसकी शिकायतें सुनती रहती हो। यकीनन यही कह रहा होगा कि मैंने इसे पैसे क्यों नहीं दिए। तो कान खोल कर सुन ले कि अपने बलबूते पर कुछ कर सकता है तो कर ले। मैं इसको कोई रकम नहीं दूंगा क्योंकि यह सारी रकम डबो देगा। मंजर लाइक फाइक है और आला तालीम याफ्ता है, इसलिए इस पर पैसा लगाना समझ भी आता है। तुम्हें पैसे चाहिए तो मजदूरी करके खुद कमा लो। इनायत साहब के लहजे में इतनी नफ़रत थी कि सफदर इन्हें देख कर रह गया। वो बकते झकते दोबारा से अपने कमरे में चले गए। फहमीदा बेगम भी वहाँ से उठ गई। खामोशी में ही आफियत थी। वक्त गुजरता गया और मंजर बैरून मुल्क चला गया। इनायत साहब इसे खुद एयरपोर्ट छोड़ने गए। इसकी बीवी बच्चे बेहद खुश थे। फ़िलहाल वो अकेला गया था, मगर इसका पक्का इरादा था कि जल्द ही शुमैला और बच्चों को भी वहाँ बुला लेगा। कुछ रोज़ बाद सफदर की बीवी नौरीन ने कपड़े धोने वाली मशीन लगा रखी थी। थकन इसके चेहरे से छलक रही थी और वैसे भी आज वो कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। बड़ा बेटा स्कूल जाने की उम्र को पहुंच चुका था, मगर इनके पास इतने पैसे ना थे कि इसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दें। मगर मंजर की बीवी अपने दोनों बच्चों का शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिला करवा आई थी। इसे देख देख कर नौरीन का दिल होल रहा था, मगर वो साबिर शाकिर औरत खामोशी से घर के कामकाज में मसरूफ़ थी। लो, ये मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये भी धो देना, मतरूफ़ से अंदाज में कहते हुए शुमैला ने कपड़ों का एक ढेर लाकर नौरीन के आगे रखा। वो हैरान रह गई। घर में सब अपने अपने कपड़े खुद धोते थे, सिर्फ सास और ससुर के कपड़े नौरीन धोया करती थी। पर भाभी, मुझे अभी खाना भी बनाना है और आप अपने कपड़े खुद धो लीजिएगा बाद में, नौरीन ने रसान से कहा। तो शुमैला अचानक भड़क उठी। क्यों भाई, इस घर में रहती हो, मेरे शौहर के पैसों से चलता है ये घर, हमारा दिया हुआ खाती हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं है कि हमारा काम कर दिया करो? तुम्हें पता है ना, घर के बिल सारे मंजर के पैसों से अदा होते हैं। दिन रात तुम्हारे कमरे में पंखा चलता रहता है। इतना बिल आया है बिजली का, इस दफ़ा सारा मंजर ने भरा है और तुमसे मेरे चंद कपड़े नहीं धोए जाते। शुमैला अचानक ही शोर मचाने लगी। नौरीन हक्का बक्का इसकी शक्ल देखने लगी। यह हकीकत थी कि मंजर ने बाहर से डॉलर भेजने शुरू किए थे तो घर के हालात ही बदल गए थे। मगर इन पैसों में से सफदर और उसकी बीवी बच्चों को कुछ नहीं मिलता था। इनायत साहब सारी रकम अपने पास रखते और कुछ रकम मंजर शुमैला को अलहदा से भेजा करता था। ऐसे में नौरीन की ज़िम्मेदारी कहाँ से थी कि वो इनके कपड़े धोए? नौरीन जवाब देना चाहती थी, जब ही अंदर से इनायत साहब निकल कर बाहर आए। ये क्या शोर मचा रखा है भाई तुम लोगों ने? उन्होंने अखबार उठाते हुए कहा। वो वहीं सोफे पर बैठ रहे थे। शुमैला अचानक आंखों में आंसू भर के पलटी और बोली, अब्बू जान देखें ना, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मैंने नौरीन से कहा है कि बच्चों के थोड़े से कपड़े हैं वो भी धो दे, मशीन तो इसने लगा रखी है। तो ये आगे से मुझे 100 बातें सुना रही है और कह रही है कि घर का सारा पैसा तो मेरा शौहर लेकर भाग गया है, तो इसे क्या पड़ी कि ये हमारे घर के काम काज करे। शुमैला का इतना कहना था कि इनायत साहब अखबार फेंक कर उठ खड़े हुए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये बात कहने की? इस घर पर जितना हक मंजर का है तुम लोगों का नहीं है। अगर मैंने इसको कुछ दिया है तो मेरी मर्ज़ी है, और तुम लोगों को कुछ नहीं दिया तो भी मेरी मर्ज़ी है। अगर तुम लोगों को इतना शौक़ है आयाशें करने का तो अपने शौहर से को पैसा कमा कर ले आया करे। नौरीन हक्का बक्का ससुर का मुंह देख रही थी। इसे अफसोस हुआ, ससुर को बात करते हुए इतना ख्याल भी नहीं आया कि मजदूरी करके सफदर के हाथ और पैरों में छाले बन गए थे। इसकी आंखों के नीचे मुस्तकिल हल्के रहने लग गए।
وہ ہر وقت کھانستا رہتا۔ صبح فجر کی اذانوں کے ٹائم گھر سے نکلتا تو رات اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی گھر لوٹتا تھا تاکہ بچوں کے لیے 4 پیسے جمع کر سکے، اور گھر میں اس کی اتنی اوقات تھی کہ کوئی بھی اٹھ کر اس کی بیوی اور بچوں کو باتیں سنا لیتا تھا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے خاموشی سے شمیلہ کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے اور مشین میں ڈال دیے۔ شمیلہ فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا۔ منظر باہر اچھی طرح سے سیٹل ہو چکا تھا۔ گھر میں بھیجی جانے والی اس کی رقموں میں کچھ کمی آنے لگی، کیونکہ اب وہ بیوی بچوں کو باہر بلانا چاہتا تھا۔ عنایت صاحب کو اس پر اعتراض تو تھا، مگر جب انہوں نے منظر سے یہ کہا کہ بیوی بچوں کو یہیں پاکستان میں رہنے دے، تو اس نے بری طرح سے باپ کی بات کاٹ دی۔ آپ کا دل چاہتا ہے ایک میں ساری عمر یہاں مشین بن کر پیسے کماتا رہوں اور میری بیوی بچے وہاں گزارے کرتے رہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، شمیلہ اور بچے میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس نے 2 ٹوک بات کی، مگر منظر کی محبت ان کے دل میں اس قدر شدید تھی کہ انہوں نے خاموشی سے شمیلہ اور بچوں کے سب کے کاغذات تیار کروا دیے۔ اتراتی ہوئی شمیلہ شوہر کے پاس بیرون ملک چلی گئی، جبکہ نورین اور صفدر خاموشی سے اسی گھر میں دن گزارنے لگے۔ انہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا تھا۔ 3 بیٹوں سمیت صفدر اور نورین کمرے میں رہتے رہے۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا، یہاں تک کہ صفدر کے بچے بڑے بڑے ہو گئے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے دن رات مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کو پال ہی لیا تھا، مگر وہ بے حد پریشان تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکا تھا۔ تینوں بچوں نے ہی سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آگے پڑھائی کے لیے بڑی رقمیں چاہیے تھیں، جن کا بندوبست کرنا صفدر کے بس میں نہ تھا، لہٰذا وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ اور ویسے بھی نورین کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ صفدر کی طبیعت آج کل گری گری سی رہنے لگ گئی ہے۔ پچھلے سال جب فہمیدہ بیگم کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد سے تو صفدر کچھ زیادہ ہی خاموش رہنے لگ گیا تھا۔ اس روز بھی وہ مزدوری کر کے واپس آیا تو آتے ہی بستر پر ڈھیر سا ہو گیا۔ نورین پانی لے کر اس کے پاس آئی۔ کیا بات ہے صفدر، کیا زیادہ تھک گئے ہو؟ اس نے محبت سے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ صفدر نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نورین کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس لینا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ نورین کا دل ہول کر رہ گیا۔ صفدر کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ پوری رات برے طریقے سے کھانستا رہا۔ نورین نے اس کی کئی بار منت سماجت کی کہ وہ صبح جا کر ڈاکٹر کو دکھائے، مگر صفدر کی جیب میں اتنے پیسے ہوتے تب نہ، روزی روٹی پورا کرنا ہی مشکل تھا۔ ڈاکٹروں کے اخراجات کو کیسے اٹھاتا؟ آنے والے ہفتے میں صفدر کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ وہ مزدوری پر بھی نہ جا سکا، چارپائی کا ہو کر رہ گیا، دن رات کھانستا رہتا۔ وہ سوکھ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اور آخر ایک روز بیٹھے بیٹھے صفدر کو ایک روز زوردار ابکائی آئی اور فرش پر اس کے آس پر خون پھیلتا چلا گیا۔ نورین پھٹی پھٹی نگاہوں سے بستر پر لاچار پڑے صفدر کو دیکھ رہی تھی۔ شاید سخت محنت نے اس سے اپنا خراج وصول کر لیا تھا۔ اس دن وہ بڑے بیٹے کے ساتھ بڑی مشکل سے صفدر کو گھسیٹ کر سرکاری ہسپتال میں لے گئی۔ وہاں مریضوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد جب صفدر کا نمبر آیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد صفدر کی رپورٹ بنا دی۔ صفدر کو جگر کا جرقان ہو چکا ہے، خطرناک سٹیج میں داخل ہونے والا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ جلد از جلد ان کا علاج کروانا شروع کر دیں۔ اگر ان کا علاج نہ ہوا تو ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے مشینی انداز میں کہا۔ نورین اور صفدر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھتے رہے۔ سرکاری ہسپتال میں بے حد رش تھا، مریضوں کی لمبی قطار تھی، وہاں علاج ہو پانا ممکن نہیں تھا۔ صفدر کا علاج پرائیویٹ ہسپتال سے کرانا ہی ضروری تھا۔ ڈاکٹر نے علاج پر آنے والا سارا خرچہ نورین کو بتایا تو اس کے ہاتھوں میں کاغذ لرز کر رہ گیا۔ وہ لاکھوں کا خرچہ تھا، اتنی رقم تو وہ سالوں بھی اپنے پاس جمع نہ کر سکتے۔ صفدر سر جھکا کر خاموشی سے ڈاکٹر کے سامنے اٹھ گیا۔ نورین نے اسے اٹھتے دیکھا تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے جلدی سے صفدر کے پیچھے لپک کر آ گئی۔ وہ زیادہ دیر چل نہ سکا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نورین نے بڑے بیٹے کی مدد سے رکشہ منگوایا اور بڑی مشکل سے صفدر کو اس میں ڈال کر گھر واپس لے آئی۔
सफदर आकर बिस्तर पर जो लगा तो दोबारा उठ ही ना सका। नौरीन खून के आंसू रोती रही। इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, मगर न जाने इनायत साहब का दिल कैसा पत्थर था कि इन्हें अपने इस बेटे की बीमारी पर भी कोई अफसोस ना हुआ। बस वो एक रोज़ खड़े खड़े सफदर की खैरियत मालूम करने आए और फिर से अपनी सरगर्मियों में मगन हो गए। एक रात नौरीन के तीनों बेटे इसके साथ लगे बैठे थे। साफ लग रहा था कि सफदर चंद दिन का मेहमान है। इससे शदीद तकलीफ़ होती थी। वो दर्द से कराह रहा था, मगर दर्द में कमी लाने वाली दवाएं भी इनके पास ना थीं। अम्मी हर जगह नौकरी का पता करके देख लिया है, मगर कहीं नौकरी नहीं मिलती। मैट्रिक पास को भला आज के ज़माने में नौकरी कौन देगा? चंद पैसे आ जाते तो अब्बा का इलाज हो जाता। नौरीन का बड़ा बेटा पशेमान लहजे में कह रहा था, फ़िक्र मत करो, अल्लाह कहीं ना कहीं से सबब बना ही देगा। नौरीन ने इसका माथा चूमते हुए कहा कि वो खुद बेहद परेशान थी। बड़ा बेटा आलम और इसके छोटे दोनों भाई शदीद परेशान थे और बाप को मरता हुआ देख रहे थे। आखिर नौरीन का बड़ा बेटा अचानक उठा, अम्मी आखिर दादा अब्बू को हम पर तरस क्यों नहीं आता? मैं बचपन से देख रहा हूँ कि उन्होंने कभी अब्बू को प्यार नहीं किया। अगर हमारे पास अब्बू के इलाज के पैसे नहीं तो वही हमें दे दें, और अगर नहीं देने तो इस मकान में जो हमारा हिस्सा है वो हमें दें, ताकि हम अपने अब्बू का इलाज करवा सकें। बड़ा बेटा जज्बाती था, उम्र के इस हिस्से में था कि जल्द गुस्सा हो जाता था। नौरीन काम कर रह गई। उसने बेटे को समझाया, नहीं बेटा, अपने दादा से बात मत करना, वो कभी हमें इस मकान को बेचने की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही हमें हमारा हिस्सा देंगे। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे अब्बू ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। नौरीन की आवाज़ खोखली थी। नौरीन के बेटे ने पाँव के पास पड़े हुए गिलास को ठोकर मारी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, आज मैं दादा से बात करके ही रहूँगा। वो गुस्से में चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बाहर इनायत सब सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। इन्होंने जो सफदर के बेटे को अपने सामने आके खड़ा देखा तो चौंक गए। क्या बात है लड़के, क्या कहने के लिए आए हो? क्या तुम्हारे बाप ने कोई पट्टी पढ़ाकर भेजा है तुम्हें? दादा तलखी से बोला तो सफदर का बेटा अचानक भड़क सा गया। दादा जान, अब्बा तो बोलने के काबिल भी नहीं रहे, और अगर इनकी यही हालत रही तो चंद ही दिनों में वो मर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे सर से बाप का साया उठ जाए। आप हमें पैसे नहीं दे तो ना दें, लेकिन मुझे इस मकान के कागजात दें, मैं इसे बेचूंगा और इसमें से जो हिस्सा हमारा निकलता है इस हिस्से में से अपने अब्बू का इलाज करवाऊंगा। सफदर का बेटा बेखौफी से बोल रहा था। इनायत साहब अचानक अपनी जगह से उठे और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ सफदर के बेटे के मुंह पर लगा दिया। बेगैरत, जैसे तेरा बाप नाफरमान था वैसे ही तू भी नाफरमान है। अपने लालची निगाहें मेरे इस मकान से हटा ले। ये मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और अगर तूने इस मकान को बेचने की बात दोबारा की तो मैं मार मार कर तेरी चमड़ी उतार दूंगा। इनायत साहब गुस्से में बेकाबू होते जा रहे थे। आलम गाल पर हाथ रख के बेयकीनी से अपने दादा को देख रहा था, जिसे सफदर की मौत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नौरीन जल्दी से अंदर से बाहर आई और आलम को घसीटते हुए वापस अंदर ले जाने लगी। माफ़ कर दीजिए अब्बू जान, ये जज्बाती है, मैं इसे समझा दूंगी। वो माफ़ी मांगते हुए कह रही थी। हाँ हाँ, समझाओ इसे। आइंदा मेरे सामने ये तन कर खड़ा हुआ तो मैं इसे वो सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। गुस्से में कफ उड़ाते हुए इनायत साहब मज़ीद भी कुछ बोले जा रहे थे, मगर आलम अंदर कमरे में जाकर अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो बाप से बेहद मोहब्बत करता था। सफदर ने एक मायूस निगाह अपने बेटे के चेहरे पर डाली और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, और इसी वक्त सफदर के बेटे ने फैसला कर लिया कि जैसे भी हो सका वो बाप के इलाज के लिए रकम ज़रूर जमा करेगा। इस रोज़ वो घर से बाहर निकला। इसने एक सफ़ेद रंग के कागज़ के ऊपर लिखा कि इसका बाप बीमार है और इनके पास बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए इसे पैसों की ज़रूरत है, इसकी मदद की जाए। वो इस सफ़ेद रंग के कागज़ को उठाए बाज़ार और गलियों में जगह जगह से गुजरने लगा। इसके साथ इसका छोटा भाई भी था, इसने भी ऐसा ही कागज़ उठा रखा था। आस पास से गुजरने वाले लोग इसे देखते तो तरस खाकर चंद रुपए इसके हाथ में पकड़ा देते। गली और बाज़ारों में से गुजरते चलते चलते आलम का जूता फट गया, इसके पैरों में से छाले पड़ गए।
मगर शाम में जिस वक्त वो घर लौटा इसके चेहरे पर खुशी थी। इसके थैले में 10-10, 20-20 रुपए वाली कई नोट जमा थे। सिक्के अलग थे जिन्हें गिनते वो खुश हो रहा था। नौरीन ने चौंक कर इसे देखा। ये पैसे कहाँ से लाए हो? और इतने सारे खुले नोट देखकर तो कुछ अजीब सा लग रहा है। नौरीन ने शक ज़दा लहजे में बेटे से पूछा तो इसने सर उठाकर कहा, भीख मांग कर लाया हूँ अम्मा। हमारे दादा को तो रहम आता नहीं, मगर लोगों को मेरे बाप का सुनकर रहम आ जाता है। मैं भीख मांगकर इतनी रकम जमा कर लूँगा कि अब्बा का इलाज हो सके। नौरीन दिल पर हाथ रख कर रह गई, मगर हकीकत थी कि कई रोज़ से घर में फाके चल रहे थे। इनायत साहब तो घर में पैसे देते नहीं थे, होटल से ही खाना पीना कर लेते थे। सफदर जब से बीमार पड़ा था, कमाने वाला कोई बचा ही न था। नौरीन ने आंखों में आए हुए आंसू छुपाते हुए खामोशी से आलम के हाथ से वो पैसे ले लिए। अब आलम रोज़ यही करता, दोनों छोटे भाइयों को लेकर सुबह सवेरे घर से निकल जाता और जगह जगह भीख मांगता रहता। लोग तरस खाकर इसे पैसे दे देते थे, कोई गाली देता, यहाँ तक कि कोई उठकर वो 2 थप्पड़ भी लगा देता, मगर आलम ढीठ बना भीख मांगता रहता। शाम तक वो काफ़ी पैसे जमा करके घर ले आता तो इसका चेहरा और होंठ सूजे होते। माँ पूछती तो पता चलता कि कई लोगों ने पकड़ कर मारा है कि जवान जहान होते हुए भी भीख क्यों मांगता है। वो साथ साथ नौकरी ढूंढ रहा था, मगर नौकरी मिलने का कोई इम्कान ना था। रफ्ता रफ्ता घर में पैसे जमा होने लगे। नौरीन बेटू के हमरा जाकर सफदर को एक मरतबा फिर डॉक्टर को दिखा कर ले आई थी। इसकी दवाइयाँ और इसका इलाज शुरू हो गया। सफदर के हालात में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, मगर इनायत साहब को खटका सा हो रहा था कि तीनों लड़के सुबह सवेरे घर से बाहर कहाँ निकल जाते हैं। वो इसी टो में थे कि एक रोज़ बाज़ार में सामान ख़रीदने के दौरान इनकी नज़र दुकान से बाहर एक लड़के पर पड़ी जो सफ़ेद रंग का कार्ड उठाए अपने बाप के इलाज के लिए भीख मांग रहा था। इनायत साहब शशदर रह गए। वो इनका पोता आलम था, सफदर का बेटा। इनायत साहब आग बगोला होते हुए दुकान से बाहर निकले। आलम ने भी इन्हें देख लिया था, मगर इसने बेखौफ निगाहों से दादा को देखा। अरे इनायत साहब, ये तो आपका पोता है ना, आपके छोटे वाले बेटे सफदर का बेटा, मगर ये भीख क्यों मांग रहा है? मैंने तो सुना था कि आपका बड़ा बेटा बैरून मुल्क में अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। हद है भाई, लोगों के पैसे कमाने का लालच तो ख़त्म होता ही नहीं है। एक शख्स आया था, इनसे पूछने के बाद मुँह ही मुँह में बिड़बिड़ाता वो आगे चला गया। इनायत साहब शर्मिंदगी के समंदर में गर्क से हो गए और तभी पीछे इनके 2 जानने वाले बोलने लगे, पैसे का लालच है भाई इनायत साहब को, जो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। एक बेटा वहाँ से कमा रहा है, अब दूसरा बीमार हो गया था, इसके बच्चे से भीख मंगवाने लगे हैं। इनायत साहब शर्म के मारे ज़मीन में गड़े जा रहे थे, मगर इन्हें यह लग रहा था कि इनकी कैफियत का ज़िम्मेदार सामने खड़ा इनका पोता है। वो अचानक झुके और पैर में से जूता उतारा और बेदरपा आलम के सर में जूते मारने लगे। दोनों छोटे भाई भी बौखला गए। इनायत साहब ने तीनों को पकड़ा और जूते से मारते हुए घर की जानिब आने लगे। रास्ते में जो भी देखता वो इसे ये कहते कि मैं तो इनका सारा खर्च उठाता हूँ, सफदर के इलाज पर भी पैसे लगाता हूँ, मगर इन बगैरतों को भीख मांगने की लत लग गई है, इसीलिए मार रहा हूँ। सब लोग अफसोस के साथ सफदर के बेटों को देखने लगते, मगर आधे से ज़्यादा लोग जानते थे कि सफदर की क्या हालत है और इनायत साहब इनकी कोई मदद नहीं करते। बुरी तरह से मार खाते हुए आलम जिस वक्त घर में दाखिल हुआ, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इनायत साहब इसे बहुत मार चुके थे। नौरीन ने यह सारा मंजर देखा तो बौखला कर बाहर निकली। क्या हो गया अब्बा जान, आप इसे क्यों मार रहे हैं? नौरीन ने पूछा तो इनायत साहब ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार धक्का इसे दिया। तू ही लालची औरत है, तेरा ही लालच ख़त्म नहीं होता। सारी उम्र तो सफदर तुझे कमा के देता रहा, अभी तेरा पेट नहीं भरा तो बेटों को भीख मांगने पर लगा दिया है, बेहया औरत। इनायत साहब के ज़ोरदार धक्का देने के बहस नौरीन बेसाख्ता पीछे रखे हुए एक काठ कबाड़ से टकरा गई। इसके सर में चोट लगी, वो फिर से आगे बढ़ी। इनायत साहब अब भी तीनों पोतों को मार रहे थे। माँ थी, बर्दाश्त ना कर सकी और आगे बढ़कर तीनों को छुड़ाने लगी। इसी धींगा मुश्ती में इनायत साहब ने 2-4 जूते नौरीन को भी लगा दिए। वो सालों पुराने
घिसे फटे कपड़े पहने हुई थी, जगह जगह से चरक गए, इसकी नाक से खून बहने लगा। इनका झगड़ा इतना बड़ा कि सारी आवाज़ें बाहर जाने लगीं। लोग इनके घर के आसपास जमा होना शुरू हो गए। इनायत साहब के हाथ में जूता था जिससे वो बेतरपा सबको मार रहे थे। नौरीन के जवान होते बेटे खामोशी से मार खा रहे थे और रो रहे थे। अंदर से सफदर की आह बका बुलंद हो रही थी। वो बाप की मिन्नतें कर रहा था कि वो इसके बीवी और बच्चों को छोड़ दे, मगर इनायत साहब पर तो जैसे कोई भूत सवार हो गया था। वो आज नौरीन और इसके बच्चों को जान से मार देना चाहते थे। साथ ही साथ वो चिल्ला कर सफदर को भी बद्दुआएं दे रहे थे और इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे रहे थे। वो जुनूनी कैफियत का शिकार हो रहे थे। तीनों बेटों ने खौफजदा निगाहों से माँ को देखा। नौरीन की खुद की हालत बुरी थी, मगर अगले ही पल इनके घर के बाहर जमा मजमे में एक शोर सा बुलंद हुआ। इनायत साहब ठिठक कर बाहर की जानिब देखने लगे। खुले दरवाजे से चंद अफराद अंदर दाखिल हो रहे थे। इनायत साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई आम अफराद नहीं थे, वो मीडिया वाले थे। इनके हाथ में कैमरे और माइक्स थे। शायद किसी ने इनको इतला दे दी थी। क्या बात है जनाब, आप अपनी बहू और पोतों पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? आपके मोहल्ले वालों ने बताया कि आप एक लालची इंसान हैं और सारी ज़िंदगी आपने अपने छोटे बेटे के साथ गलत रवैया अपनाए रखा है। सारा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है। एक मीडिया रिपोर्टर ने कैमरा इनायत साहब के आगे करते हुए कहा, मगर इनायत साहब तो बुरी तरह से बौखला गए। जूता इनके हाथ में था और वो जुल्म करते हुए साहब पकड़े गए थे। इन्होंने जूता जल्दी से नीचे फेंका और डठाई से बोले, ये मेरे घर का मामला है, तुम सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। मीडिया वाले इनकी बात कहाँ सुनने वाले थे। इनकी लाइव वीडियो चल रही थी। सब लोग इनके ऊपर थू थू कर रहे थे। पूरे मोहल्ले वाले आगे बढ़ कर मीडिया के लोगों को बता रहे थे कि किस तरह वो सफदर के बच्चों पर जुल्म करते हैं और किस तरह इन्होंने सफदर का हिस्सा भी उठाकर मंजर को दे दिया। इनायत साहब शर्म के मारे ज़मीन में गड़े जा रहे थे। वो चंद लोगों के सामने बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकते और आप जानते थे कि पूरे पाकिस्तान में इन्हें किस नज़र से देखा जाएगा। पुलिस आ चुकी थी। इनायत साहब को बहू और बच्चों पर जुल्म करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। सफदर की कहानी टीवी और अखबारात में चली तो कई नेक दिल लोगों ने इसके इलाज के लिए रकम देने का वादा कर लिया। जल्द ही नौरीन और सफदर के दिन फिर गए। इनायत साहब जेल में चंद दिन गुजार कर आए तो इनकी कमर झुक चुकी थी। मोहल्ले के तमाम लोग इन पर तू करते थे। लोगों की मदद के बाद सफदर सेहतयाब हो चुका था। खैर, लोगों ने इसके बेटे को कॉलेज में आला तालीम दिलाने का फैसला भी किया था और सफदर को एक दुकान डाल दी थी। हालात बदल गए थे। इनायत साहब अब किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए घर में खामोश रहते। बीमारियों ने इन्हें जकड़ना शुरू कर दिया था। अब वो सफदर की जानिब देखते कि शायद सफदर इनसे मोहब्बत से बात करे, मगर सफदर के दिल में इनके लिए अब कोई जगह नहीं थी। नाज़रीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को बराबर का हक दिया करें और किसी को भी कम तर ना समझा करें, ताकि अल्लाह ताला के यहाँ हम सुरखरू हों। नाज़रीन, बराए मेहरबानी अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद हो तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।